तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम में अराउंड 5 से 8 नंबर का आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस चैप्टर की दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये चैप्टर काफी कंसेप्चुअल है, काफी लॉजिकल। और अगर आप इसके कंसेप्ट को बिना समझे इसको रटने जाओगे ना, तो आप इसको एक बार रट लो, 10 बार रट लो, 20 बार रट लो, फिर भी आपको पता क्या लगेगा कि आपका कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है। कभी भी वो कंफर्ट की फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके कंसेप्ट आपने नहीं समझे। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा सोल ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैं आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझा दूं। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, शायद 25 मिनट या 30 मिनट की। तो आप क्या करना, आप 1.25x पे या 1.5x पे इस वीडियो को देख लो। ठीक है, पर एक बात की गारंटी है भाई कि आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट वर्ड को समझाने के लिए सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी 8 चैप्टर डेडिकेट किए हैं। पार्ट ए के सारे चैप्टर्स इसी वर्ड के लिए है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो इस फाइनेंशियल वर्ड को आप चाहो तो आसान भाषा में फंड्स या मनी कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बोले तो फंड्स या मनी को मैनेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलने वाले हैं, एफ एम। ठीक है, देखो एफ एम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में कंप्लीट फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, और इस फील्ड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इट कंसर्न्स विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इस फील्ड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कैसे ऑप्टिमली फंड्स को प्रोक्योर करें, यानी फंड्स इकट्ठा करें, पैसे इकट्ठा करें, और उसका ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करें, उसको यूज करें। ठीक है, देखो एक चीज समझना, किसी भी बिजनेस के लिए फंड्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उस बिजनेस के सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स, उसका प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग, एवरीथिंग इज नेसेसरी, लेकिन फंड सबका कोर है। अगर किसी बिजनेस के पास फंड्स नहीं है तो वो बिजनेस की ग्रोथ तो छोड़ दो, वो बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। और बिजनेस ही क्यों, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपके और मेरे लिए भी, सबके लिए सबसे जरूरी क्या है भाई साहब, पैसा। पैसा अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डील ही इस चीज से करता है कि एक बिजनेस कैसे अपने फंड्स को मैनेज करे, वो इफेक्टिवली पैसा कहां से इकट्ठा करे, उस पैसे को यूटिलाइज कहां पे करे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे। ठीक है, अब देखो जब भी कोई बिजनेस फंड्स एक्वायर करने की बात करेगा तो फंड्स एक्वायर करेगा कहां से, कितना फंड एक्वायर करना चाहिए। अच्छा एक बार मान लो फंड्स एक्वायर कर भी लिए, तो उस फंड का करना क्या है, क्या उसे तिजोरी में रखना है, या उसे बैंक में एफडी करानी है, या उसे धंधे में बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना तो कहां पे इन्वेस्ट करना है, क्या उसके लॉन्ग टर्म असक लेने हैं, या उसको शॉर्ट टर्म असक में इन्वेस्ट करना है। और एक बार इन्वेस्टमेंट कर भी दी, पैसा आ भी गया, तो अब सेल करके प्रॉफिट कमा लिया, उस प्रॉफिट का क्या करना है, क्या उसे अपने पास रख लें या ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऐसे ही सवालों से डील करता है ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और ये सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले समझो इस चैप्टर के, इस नाम के एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिकली एम्स हैं। जो भी बंदा फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके कुछ 4-5 एम्स होते हैं, तो एक बार पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे पहला एम क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसे रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड, कि बिजनेस जहां से भी पैसा लेके आ रहा है कोशिश ये करनी है कि वो पैसा कम से कम कॉस्ट पे आए। देखो क्या समझना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम की दुनिया में ना एक बहुत ही फेमस कहावत है, और वो कहावत ये है, ऑल फंड्स कैरी अ कॉस्ट। जितने भी फंड्स हैं उनकी एक कॉस्ट, एक कीमत होती है। अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, आप अगर शेयर्स इशू करने वाले हो तो आपको इशू कॉस्ट देनी पड़ेगी। हर तरह के फंड्स का, हर तरह के फाइनेंस का एक कॉस्ट होती है। और बिजनेस को क्या मैनेज करना होता है, ये इंश्योर करना है कि हमारे पास सबसे कम से कम कीमत पे कॉस्ट आए, सॉरी फंड्स आए। ठीक है, एग्जांपल लेना कि मान लो मेरे बिजनेस को लोन चाहिए 10 करोड़ रुपए का, और मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं बैंक ए से लोन लेता हूं तो बैंक ए मुझसे 10% का ब्याज चार्ज करेगा, बैंक बी मुझसे 9.5% का ब्याज चार्ज करेगा। तो ऑब्वियसली मैं बैंक बी से लोन लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, कि किसी भी तरीके से बिजनेस की कॉस्ट को कम करो। दूसरा एम क्या होता है इसका, रिस्क। देखो दूसरा एम होता है कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। अब देखो कभी भी अगर आप फंड्स को एक्वायर करते हो, ठीक है, तो उस फंड्स की एक कॉस्ट है,
उस कॉस्ट को आपको पे करना है, तो वो कॉस्ट आपके लिए रिस्क का काम करती है। एग्जाम्पल, मान लो एक बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, अब उस लोन पे उस बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, यानी कि आपकी सेल हो या ना हो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपका बिजनेस ग्रो करे या ना करे, आपका बिजनेस चले या ना चले, पर आपको वो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट बन जाती है। तो ऐसे में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपका रिस्क कम से कम हो, कंट्रोल में रहे, आपका बिजनेस का रिस्क आपके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब देखो बिजनेस के पास पैसा आ गया, इस पैसे का करना क्या है? क्या मैं इसे अपनी तिजोरी में रख दूं, या इसे गुल्लक में डाल दूं, या इसे बैंक की एफडी करा दूं, या इसे सप्लायर को पेमेंट कर दूं, या इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं? इन्वेस्ट करना तो कहां पे करना है? ये जो फंड्स का यूटिलाइजेशन है, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। तो एफएम का एक और एम क्या होता है कि हमें फंड्स के यूटिलाइजेशन को इफेक्टिवली करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, क्योंकि ये फंड्स हम हमारे नहीं है, ये हम कहीं से लेके आए हैं, और वहां में मुझे कॉस्ट भी पे करनी है। अब एग्जांपल लो कि मान लो एक बिजनेस ने 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, उस लोन पे 10% का ब्याज पे करना है हर साल, यानी कि हर साल 1 करोड़ का ब्याज तो पे करना ही करना है, और कुछ टाइम बाद ये लोन वापस भी करना पड़ेगा। अब अगर इस 10 करोड़ के पैसे को मैं बैंक में एफडी करा दूं, जहां से मुझे बस 7% का ब्याज मिल रहा है, तो सर मुझे साल के ब्याज के मिलेंगे 70 लाख, और मुझे पे करने 1 करोड़, तो नेट में तो मैं लॉस में हूं ना। तो देखो मुझे कॉस्ट को कम से कम रखना है, और यूटिलाइजेशन बेस्ट से बेस्ट करना है, ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है। ये भी इसका एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमेशा बिजनेस के पास फंड्स अवेलेबल रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, बेसिकली बिजनेस को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम पे बिजनेस के पास ये फंड्स अवेलेबल रहें, और यही 4-5 चीजें एफएम का एज अ कोर एम होती हैं, एम ऑफ एफएम। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली यही 4-5 एम है कि हमारे पास जो फंड्स आए वो कम से कम कॉस्ट में आए, जो हमारा रिस्क है फंड से लेकर के वो हमेशा कंट्रोल में रहे, जो पैसे हैं उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, और हमेशा हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो। कभी ऐसा ना हो कि बिजनेस को अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है और बिजनेस के पास पैसे है ही नहीं। ठीक है, और एट द एंड हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? ये सारा हम कर रहे हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एट द एंड ये सारा काम करना क्यों है? क्योंकि हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अब किसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है भैया? सिंपल, बिजनेस के ओनर्स को। जब आप कम से कम कॉस्ट पे फंड्स लेके आओगे, उस फंड्स को बेटर से बेटर रिटर्न देने वाली जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपके जो बिजनेस के मालिक है यानी कि शेयर होल्डर्स, उनकी वेल्थ बढ़ेगी, और एट द एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो बिजनेस के मालिक हैं उनकी वेल्थ बढ़े, उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा बढ़े, राइट? तो एफएम का एट द एंड कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। उसके लिए ये 4-5 चीजें करनी होती हैं। ठीक है, अब ये काम हम करेंगे कैसे? देखो इसके लिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला, कि फंड कहां से आएगा। दूसरा, उसको इन्वेस्ट कहां करोगे। तीसरा, आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। और इन्हीं 3 को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो यहां देखो, अब ये है फाइनेंशियल डिसीजंस। 3 ही होते हैं कि पैसा आएगा कहां से, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजंस। उस पैसे को लगाओगे कहां पे, इन्वेस्ट कहां करोगे, यानी कि इन्वेस्टिंग डिसीजंस। और एक बार पैसा कमा लिया तो उस पैसे करना क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को यही 3 डिसीजंस लेने होते हैं। पैसा लाओगे कहां से, लगाओगे कहां पे, और पैसा कमाने के बाद उस पैसे का क्या करने वाले हो। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस। मान लो मैं पैसा ले आया, अब लेने के बाद उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो उसे मैं अपने पास खाली खाली रखूं। अगर पैसा मैंने रखा हुआ तिजोरी में तो वहां पैसा बढ़ नहीं रहा, तो लॉस हो रहा, क्योंकि ब्याज पे करना पड़ता है, हर फंड की एक कॉस्ट होती है। तो इस फंड को कहीं ऐसा इन्वेस्ट करो कि मेरे पास रिटर्न आए, और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है, तभी तो मैं उस कॉस्ट को मीट कर पाऊंगा, प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ठीक है, तो ये पैसा हम इन्वेस्ट कहां करते हैं? देखो, इन्वेस्ट करने के बस 2 सोर्सेज हैं। पहला, या तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो किसी लॉन्ग टर्म सोर्स में, भैया मैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आप कर दो शॉर्ट टर्म सोर्स में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट या तो होती है लॉन्ग टर्म के लिए या होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब कि 5 साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट मेरी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए है, और इतने टाइम तक मेरे को वहां से पैसा मिलता रहेगा, रिटर्न आती रहेगी। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और इसका एक और नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैपिटल
बजटिंग। जब भी बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बाय करता है, लॉन्ग टर्म असेट्स बाय करता है, फिक्स असेट बाय करता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पैसा ब्लॉक करता है। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न मिलते रहे। ठीक है, और दूसरा है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां पे बिजनेस बात करता है किसके बारे में, कि मेरे पास कैश है कि नहीं है, जो मेरे पास स्टॉक है वो है कि नहीं है, जो मेरे रिसीवर्स हैं, मतलब जिनसे मुझे पैसा लेना है, डेटर्स वगैरह, सेल्स वगैरह, तो इनके लिए वर्किंग कैपिटल, डे टू डे खर्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो कैपिटल बजटिंग कि बिजनेस कौन से फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। मान लो कि मेरे पास दो टाइप के फिक्स असेट्स के ऑप्शन है, एक है फिक्स असेट ए और एक है फिक्स असेट बी। जब मैं ए में इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां से मुझे हर साल का 10% का रिटर्न मिलने वाला है। जब मैं बी में इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां से मुझे हर साल का 12% का रिटर्न मिलने वाला है। तो ऑब्वियस बात है, बताओ मैं कहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, ऑप्शन बी में, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न। आप जहां ही पैसा लगाओगे वहां से कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है ये बताओ। अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं 1 लाख रुपए, तो मुझे उसके अगेंस्ट कितने परसेंटेज पैसा हर साल वापस मिलने वाला है। अगर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, तो ऑब्वियस बात है मैं वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल बस्टिंग को इफेक्ट करने वाले 3-4 फैक्टर हैं, कौन कौन से। सबसे पहला है कैश फ्लो, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखो बहुत सिंपल है। पहला है कैश फ्लो, कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको कैश फ्लो कैसे मिलने वाली। मान लो कि मेरे पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, मतलब बिजनेस, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं ऑप्शन ए में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे हर साल कंसिस्टेंट 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर मैं ऑप्शन बी में करता हूं, तो मुझे कभी 10 लाख मिल जाएंगे, कभी 5 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत रिस्कियर मामला है वहां पे। एक जगह कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलने वाला है, एक जगह रिस्की है, मिला तो बहुत ज्यादा, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बिजनेस डिसाइड करेगा कि उसे किस टाइप का कैश फ्लो चाहिए, और जिस टाइप का बिजनेस डिसीजन लेता है वो उस वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो अगर मेरे पास दो ऑप्शन हैं, किसी एक ऑप्शन में मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है, किसी दूसरे में मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है मैं कहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। तो बिजनेस जनरली कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूं। क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि उस असेट की वैल्यू बढ़े और मेरी वेल्थ बढ़े, या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि मुझे हर साल कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ पैसा मिलता रहे, या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी मैं बेच के निकल जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा। तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस इन्वेस्ट कहां करने वाला है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कैपिटल इन्वेस्टिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेस बस दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। पहला कि जब आप बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करने जाओगे, तो आपको कितना पैसा चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फंड्स कितना है, और दूसरा आप उस पैसे को लाओगे कहां से, आपके पास सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में बिजनेस दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। पहला वॉल्यूम ऑफ फंड्स, कितना पैसा चाहिए आपको, हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर। और आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो लाओगे कहां से, उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो सोर्सेस जनरली देखो दो ही होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म सोर्सेस, एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ठीक है, एक है लॉन्ग टर्म सोर्सेस और एक है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। इन शॉर्ट टर्म सोर्सेस को तो हम वर्किंग कैपिटल के साथ पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस की हमें बात करनी है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सोर्सेस बस दो टाइप के होते हैं भाई साहब। एक शेयर होल्डर्स, जहां से यानी कि मालिक, आपने अपने शेयर इशू कर दिया, पैसा कमा लिया, और दूसरे लोन्स यानी कि बोरो फंड्स। ठीक है, अब बिजनेस को डिसाइड करना है कि कितना पैसा लाना है उसे। एग्जांपल 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना पैसा रिक्वायर है, और ये पैसा आएगा कहां से। क्या इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म सोर्स अवेलेबल है क्या, इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। या इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म सोर्स चाहिए तो कहां से लेके आओगे। क्या आप शेयर इशू करके मालिकों से पैसे लोगे, शेयर होल्डर्स पैसे लोगे, या फिर आप उसको बोरो करने वाले हो, लोन लेने वाले हो किसी बैंक से, किसी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से, या पब्लिक से, या डिबेंचर इशू करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो। ठीक है, और देखो ये फाइनेंशिंग डिसीजन भी बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा।
कौन कौन से फैक्टर? देखो, आप किसी भी सोर्स से अगर पैसा लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो ऑब्वियसली जिस सोर्स में कॉस्ट सबसे कम हो, हम वहां से पैसे लेने वाले हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा है जो इसको अफेक्ट करेगा? कॉस्ट ऑफ द सोर्स, कि कॉस्ट किस पे कम है। जहां पे सबसे कम कॉस्ट, हम वहां से पैसा सोर्स करने वाले हैं। अगला है रिस्क, कि कौन से सोर्स में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जहां पर रिस्क कम से कम होगा, ऑब्वियस बात है हम पैसा भी वहीं से सोर्स करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट ये क्या होती है? सिंपल इशूइंग कॉस्ट। देखो, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो उसका खर्चा आता है। जब मैं लोन लेने जाऊंगा बैंक के पास तो बैंक बोलेगी भैया अशक गिरवी रखाओ, तो अशक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। डिबेंचर इशू करता हूं तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये जो लोन को लेने का खर्चा होता है, फंड्स को एक्वायर करने का, प्रोक्योर करने का खर्चा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। और ये कॉस्ट जिस सोर्स में कम से कम हो, ऑब्वियस बात है हम वहां से लोन लेना पसंद करेंगे, वहां से पैसे लेना पसंद करेंगे, ताकि हमारा खर्चा कम से कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैश फ्लो। देखो, अगर मेरी कैश फ्लो कंडीशन काफी अच्छी है, मतलब बिजनेस, अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा हर साल आता है, तो भाई साहब मैं लोन ले लूंगा, क्योंकि फिर मैं इंटरेस्ट आराम से पे कर सकता हूँ। अगर पैसा नहीं आता तो मेरी प्रेफरेंस कहाँ पे होगी? शेयर होल्डर के पास। इनको तो कुछ पे करना नहीं होता ना, इसलिए। तो बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन कैसे है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप सोर्स कहां से करने वाले हो। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट, कि बिजनेस ऑलरेडी कितना फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन कर रहा है। अगर मेरे पास ऑलरेडी पूरे साल में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है मैं एक और फिक्स कॉस्ट का बर्डन अपने ऊपर लेना पसंद नहीं करूंगा। तो उस केस में मैं लोन वाला रास्ता अपनाऊंगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट बहुत कम है तो मैं लोन ले लूंगा, थोड़ी सी और फिक्स कॉस्ट आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये है अपने पास फाइनेंसिंग डिसीजंस। और लास्ट है डिविडेंड डिसीजंस। देखो, डिविडेंड डिसीजन का बस एक ही मतलब है कि बिजनेस ने सेल कर लिया, पैसा कमा लिया। अब कमा के पैसे करना क्या है? क्या मैं इसे अपने पास रखूं, या इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, या इसे ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? तीन ऑप्शंस हैं, या तो बिजनेस रिटेन कर ले, या खुद बिजनेस इन्वेस्ट कर दे, या ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब इनमें से क्या करना चाहिए वो डिसाइड करना है। तो इसको कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं भैया? बहुत सिंपल। देखो, पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि एक्चुअली में आपकी अर्निंग कितनी होती है। अगर मान लो किसी बिजनेस की अर्निंग बहुत ज्यादा होती है, मैं हर साल बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूँ, तो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास रख लो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा बहुत शेयर होल्डर को बांट दो, क्या दिक्कत है? अगर पैसा बहुत कमा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि आपके पास अर्निंग स्टेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब आपने इस साल कमाए 5 लाख, नेक्स्ट ईयर आपने 20 लाख का लॉस कर दिया, तो स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग में। अगर आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, आप कंसिस्टेंटली एक अमाउंट कमा रहे हो हर साल, ठीक है, तो आप फिर पैसा चाहो तो बांट दो, चाहो तो रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है तो फिर पैसा बांटना बेवकूफी होगी, क्योंकि क्या पता कल आप लॉस कर जाओ और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आप डिविडेंड करने वाले हो या नहीं करने वाले। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो, अगर हो सकता है कि किसी बिजनेस के पास बहुत अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, मान लो कि इस साल मैंने बिजनेस करके 50 करोड़ रुपए कमाए, और मुझे दिख रहा है कि अगर ये पैसे मैं एक और वेंचर में इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा। तो भाई ठीक है, फिर ऐसे केस में आप डिविडेंड मत बांटो, आप शेयर होल्डर को पैसा मत दो, आप इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्रोथ का मौका नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पैसा मालिकों को बांट दो। राइट, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो पैसा नहीं बांटोगे, नहीं होगी तो पैसा बांट दोगे। तो ये भी डिपेंड करेगा डिविडेंड डिसीजन के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट है शेयर होल्डर का प्रेफरेंस। कई बार शेयर होल्डर का प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करो, या वो ये चाहते हैं कि आप पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो? तो शेयर होल्डर भाई जो चाहता है वही कंपनी का मालिक है, वही माई बाप है, वो जो चाहे वो करना होता है। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजन खत्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक में आपको कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और बचे टॉपिक भी कवर कर लो।